ऑफिस है उसमें ठीक से रिक्रूटमेंट नहीं है। यहाँ तक कि ग्रंथपाल या पटेवाला जिसको कहते हैं या तो क्लर्क कहते हैं, ऐसे लोग भी नहीं हैं, जिसकी वजह से एक एक अध्यापक को जो 15 तास लेने होते थे हर हफ्ते, उसकी जगह कहीं पर 20, 22, 25 तास भी लेने पड़ते हैं और उनकी अपॉइंटमेंट ही नहीं होती है। वहाँ पर भी अध्यापक सहायक लेते हैं जिसको 15-16 हज़ार रुपये महीने दे देते हैं। अब ये हमने बात कही, उसके साथ में एक दो बातें और भी जोड़ना चाहूँगा। एक तो बात यह है कि शाला प्रवेशोत्सव की बात यहाँ पर बड़े धामधूम से होती है। ये सरकार हर एक बात में उत्सव करती है। पतंग की जब सीजन आती है तब पतंग का उत्सव होता है, गरबा गाने की मौसम आती है तब गरबा उत्सव होता है, उसी तरह शाला प्रवेशोत्सव होता है। अब शाला प्रवेशोत्सव में अगर आप देखें तो 17-18 लाख बच्चे को एडमिशन दिलाया, ऐसा सरकारी आंक कहता है, मगर जब वो 10वीं 12वीं परीक्षा देते हैं तब उसमें से 8-10 लाख गायब हो जाते हैं। तो सवाल यह है कि ये कहाँ चले गए, जिसको शिक्षण शास्त्री ड्रॉप आउट रेट कहते हैं, वास्तव में जिसको कहना चाहिए पुश आउट रेट्स, क्योंकि उनको पढ़ने ही नहीं दिया है। तो ऐसे जो पुश्ड आउट है बच्चे, वो सब अब चाइल्ड लेबर बन के गुजरात में घूम रहे हैं, क्योंकि उनके पास आगे पढ़ने की सुविधा ही नहीं है। उनके माता पिता अच्छी तरह से आगे पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, उसका ये नतीजा आ रहा है। अब इसको आप जोड़े वाइब्रेंट गुजरात की जो बातें हो रही उसके साथ और गुजरात के विकास मॉडल के साथ, तो पता चलेगा कि अरे गुजरात का विकास करने के लिए मानव संसाधन तो चाहिए। तो मानव संसाधन कहाँ से आएगा? मानव संसाधन की जो ज़रूरत है वो तो ऐसे बच्चे जो पढ़ के आते हैं, जिसको हम अर्थशास्त्र में डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, कि यूथ जब ज़्यादा बनता है, यूथ की जब पॉपुलेशन ज़्यादा है और अगर वो जो ठीक से क्वालिफाइड है, तो ऐसे क्वालिफाइड यूथ की वजह से भी समाज का भी ढांचा बनता है और अर्थकारण भी बहुत ही आगे जाता है। हम जैसे जानते हैं कि बीपीओ के जरिए एक ज़माने में हमने काफ़ी पैसे कमाए और दुनिया भर में हमारा नाम रोशन हुआ। तो अब गुजरात के लोग कहाँ जाएंगे? इस तरह से अगर पढ़ ही नहीं पाते हैं तो एक बड़ी सी समस्या हो जाएगी। तो गुजरात में ये ऐसी जो बातें हैं उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं तो ये कहूँगा कि शायद ऐसा नहीं करने की सरकार ने ठान ली है। अगर आप दूसरी बात देखें तो ये जो सब प्राथमिक और माध्यमिक या और भी जो शिक्षा संस्थाएं हैं, उसमें अब जब नई अपॉइंटमेंट ही नहीं होती है, तो जो सोचते थे कि हम शिक्षक बन जाएंगे, पीटीसी करेंगे या बीएड करेंगे या शिक्षा की कोई डिग्री लेंगे, वो सब कहाँ जाएंगे? ऐसे लोगों का इतना बड़ा बैकलॉग हो गया है कि जिसकी वजह से ये सब कॉलेजेस बंद होने लगे हैं। ऐसे पीटीसी कॉलेजेस, ऐसे बीएड कॉलेजेस, 50 के ऊपर बीएड कॉलेजेस बंद हो गए हैं। पीटीसी कॉलेजेस तो इतने सारे संख्या में खुले थे और ऐसी जगह पर खुल गए थे जैसे कोई शॉपिंग एरिया है, वहाँ पर भी पीटीसी कॉलेजेस खुल गए थे, वो भी अब बंद होने लगे हैं। अब फार्मेसी के कॉलेज बंद होने लगे हैं। तो इस तरह से किसी को कॉलेज बनाने देना, फिर बंद करने देना और जो चाहे वो जितने भी चाहे पैसे ले ले फीस के तौर पर, ये ठीक नहीं हो रहा है। अब देखिए, इसका सबसे बुरा जो मिसाल है वो मेडिकल का है। मेडिकल में आप देखिए, अब 35 लाख रुपया देके एक लड़का या लड़की एमबीबीएस बन सकती है और अगर एमडी करना है तो उसके करीबन 1 करोड़ रुपये देने पड़ते हैं। आपको शायद याद होगा, कई लोग भूल भी गए हैं, कुछ 8-10 महीने पहले अहमदाबाद का जो नामी वीएस हॉस्पिटल है, उसमें एक एमबीबीएस हुआ था, एक डॉक्टर जिसका नाम था डॉक्टर जादव, उसने खुदकुशी कर ली क्योंकि उसके पिता चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर एमडी भी बन जाए, मगर एमडी बनने के लिए पैसे उसके पास थे नहीं। उसको, उस बेचारे लड़के को हुआ कि अब मैं मेरे पिता को क्या मुंह दिखाऊंगा, तो उसने खुदकुशी कर ली। एक एमबीबीएस हुआ था जो इंसान, जो डॉक्टर, उसको खुदकुशी करनी पड़ी। ये हालत हम देखते हैं। ये प्राइवेटाइजेशन जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन वगैरह का हुआ है उसका नतीजा है। और उसका दूसरा पहलू ये है कि जब 1 करोड़ या 1.5 करोड़ रुपया दे के कोई डॉक्टर बनता है तो फिर वो दर्दी का क्या हाल करेगा, ये भी हमें समझना चाहिए।
क्योंकि उसको भी जो इन्वेस्टमेंट किया है वो कहीं से भी तो कमा लेना पड़ेगा। तो गुजरात में हम सब मिला के कहें तो ऐसा हो रहा है कि जहाँ पर बात हो रही है वाइब्रेंट गुजरात की, वहाँ शिक्षा के क्षेत्र में तो एक ऐसी अवधि आ गई है, ऐसी एक नीचे का बिंदु आ गया है जिसको अंग्रेजी में नादिर कहते हैं। एक जेनिथ होता है, एक नादिर होता है, एक लोएस्ट पॉइंट आ गया है गुजरात में। 1960 में गुजरात का स्टेट बना, तब से आज तक इतनी बेहाल हालत गुजरात के शिक्षा की कभी नहीं हुई है। मुझे तो ये लगता है और बड़ा डर भी लगता है कि गुजरात की जो युवा पीढ़ी है इस जमाने की, वो पूरी की पूरी खलास हो रही है। ये बड़ी निराशा की बात है। 2002 में जो हुआ वो बहुत ही, क्या कह रहा, गुजराती होने के नाते हमारा सर शर्म से झुक जाता है कि ऐसा गुजरात में हो सकता है। इतनी तबाही हुई, इतना खराब काम हुआ, कई जगह पर हम जो देखते हैं अभी भी घाव भरे नहीं है। मगर उसके बाद 2003 से ऑल ऑफ ए सडन हमने वाइब्रेंट की शुरुआत कर दी और हर 2-2 साल 2003, 2005, 2007, 9, 11 इस तरह से हम वाइब्रेंट के नाम से कुछ कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं कह सकते इसको, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में तो लीगल पोजीशन और होती है, इसको मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, MOU। तो इस तरह के MOU साइन किए जाते हैं। अब MOU साइन करना तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। MOU तो कोई भी साइन कर सकता है। कोई भी कहे कि अब मेरी यहाँ पर चाय की किटली चलती है और मुझे बड़ा 5 स्टार होटल बनाना है, तो मैं MOU कर देता हूँ आपके साथ, मैं 10 करोड़ रुपया लगा दूंगा। अब उसमें मेरे पास 10 करोड़ है या नहीं, या 1 करोड़ भी है या नहीं, कोई पूछता नहीं है। MOU साइन करने में तो 1000 रुपये के फॉर्म के ऊपर साइन कर देना है और वहाँ जाके ये साइन करके सब रख देते हैं। MOU साइन करने की एक और बात आप समझिए, यहाँ गुजरात में जो साबरमती नदी है इसके ऊपर रिवर फ्रंट बना दिया गया है। अब दोनों साइड पर RCC की दीवार बनाई गई है और उस दीवार के पीछे की जो ज़मीन है, क्योंकि आधी नदी कर दी है, पूरी जो फैली हुई थी उसमें से उसको सिकुड़ कर आधी बना दी है। तो ये आधी नदी में जो बाकी की ज़मीन मिली वो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने खुद ने सरकार के साथ MOU किए हैं कि इसके ऊपर हम बिल्डिंग बनाएंगे और 18,000 करोड़ रुपये के इस तरह के MOU है। अब इसमें MOU क्या है, उसमें वाइब्रेंट क्या है, उसमें डेवलपमेंट क्या है, ये तो सवाल है। वैसे तो ये एनवायरमेंटली फिजिबल नहीं है, क्योंकि एनवायरमेंट की कोई परमिशन ही नहीं ली है। अगर गुजरात में और अहमदाबाद में जो पहले जिस तरह से बारिश हुई है और पूर आए हैं, ऐसी अगर कोई तबाही हुई तो खुद सरकार के इंजीनियर कहते हैं कि यहाँ के जो ब्रिजेस है, नेहरू ब्रिज है, सुभाष ब्रिज है, एलिस ब्रिज है, उन ब्रिजेस के ऊपर से 5-5 मीटर का पानी बहेगा, क्योंकि सब बंद कर रखा है और बहुत ही छोटी सी जगह से सब पानी जाएगा। और उसकी वजह से जो डाउनस्ट्रीम है, जो बाकी के जो ज़मीन है, धौलका तालुका है जैसे कि गुजरात के अहमदाबाद के साउथ में, तो उन सभी जगह पर, साउथ और वेस्ट में, उन सभी जगह पर बड़ी पूर की होनारत हो जाएगी। तो ये कुछ सोचा समझा काम नहीं है। इसी तरह से कई वाइब्रेंट की वजह से जो किए गए हैं MOU, उसमें से मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई सफल नहीं हुआ है, कहीं आए भी हैं, कहीं एस्टैब्लिश भी हुए। मगर देखिए, ये यहाँ पर साणंद में एक मोटर कार का कारखाना लगाया गया, उसको 33,000 करोड़ रुपए सरकार ने दिए, ऐसा विपक्ष का कहना है। उसका कोई प्रतिवाद हुआ नहीं है सरकार की ओर से। उसका मतलब ये है कि गुजरात के जो खेडूत सबके सब मिलके एक साल में जो उत्पादन करते हैं, जो कृषि उत्पादन गुजरात का साल भर का है, उतनी लोन एक कंपनी को दी गई है और उसका भी रिपेमेंट शुरू होगा 20 साल के बाद, और वो भी उसके ऊपर ब्याज का रेट होगा सिर्फ 1%। तो ये तो गुजरात का पूरा जो बजट है उसको बिगाड़ के रख देगा। उसकी वजह से अब देखिए, ये वाइब्रेंट का एक प्रभाव ये हुआ कि गुजरात की जो इंडेटेडनेस है, जो पैसे तो है नहीं, तो ये फिर भी ये दिए हैं, तो कहीं से सूद पर या कहीं से तो पैसे लिए हैं,
तो ऐसे पैसों से ये सब हो रहा है। एक बात और भी हमें समझनी चाहिए कि हम ये जब वाइब्रेंट वगैरह की बात करते हैं, गुजरात में इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की बात करते हैं, तब ये समस्या गुजरात की कृषि के ऊपर भी हावी हो रही है। जैसे कि अभी गुजरात के बहुचराजी एरिया जो है, वहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध माता जी का मंदिर है और वहाँ एक मोटर कार कंपनी आ रही है। उसको ज़मीन देने के लिए वहाँ स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन बनाया गया है जिसको सर कहते हैं, SIR। अब वो SIR में से खेडूत लोग अपनी ज़मीन देना नहीं चाहते हैं, और अगर मेल्स ये चाहे भी कि नहीं हम तो कहीं शहर में जाके बसेंगे, ये शहर अच्छे हैं, तो भी वहाँ की फीमेल्स तैयार नहीं है। तो अभी कुछ ही हफ्तों पहले, मेरे ख्याल से महीना सवा महीना हुआ होगा, कुछ 700 से 1000 ट्रैक्टर भर के वहाँ से लोग गांधीनगर आए थे। उसके पहले 2 साल पहले महुआ से 350 किलोमीटर चल के एक भाजपा के ही धारासभ्य के नेतृत्व में, कन्हू भाई कलसरिया करके थे, 350 किलोमीटर चल के लोग गांधीनगर आए थे और उनका भी विरोध ये था कि हम हमारी खेती की ज़मीन देना नहीं चाहते हैं, हमें यहाँ खेती करनी है और वहाँ की खेती सफल है। हाँ, ये हम जरूर कहेंगे कि लाखों करोड़ों रुपये नहीं है, लेकिन सर्वाइवल ठीक से हो जाता है। तो हमें सर्वाइवल ठीक से करना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए, या कुछ बहुत गिने चुने लोगों के लिए करोड़ों अबजों रुपये इकट्ठे करने हैं? ये सवाल गुजरात के सामने है। मैं तो ये सोचता हूँ कि गुजरात एक केस स्टडी है और लोगों को उसके ऊपर बहुत ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये गुजरात की सिर्फ बात नहीं रहेगी। ये जो बात बन रही है वो उद्योग वर्सेस कृषि, शहर वर्सेस गांव, धनी का शिक्षा वर्सेस सभी की शिक्षा, ऐसे सब सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखिए, भारत सरकार ने तो राइट टू एजुकेशन का बिल पास किया है। अब गुजरात में उसका अमल बहुत ही धीरे ढंग से हो रहा है। जो शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए, ये बंधारण से हमने सुनिश्चित किया है, वो भी दिलाने के लिए सरकार राजी नहीं है। तो आप देखिए कि ये समस्या सिर्फ गुजरात की नहीं रहेगी, ये हर जगह पहुंचने वाली है और बहुत ही भारी समस्या लोगों के सामने उठकर खड़ी होगी। मुझे तो डर ये है कि ऐसी बातें अगर ज़्यादा चली तो समाज, जो अपना एक शांति प्रिय समाज है, वो बढ़ता रहेगा और जिनके पास है वो ज़्यादा धनी होंगे, जो नहीं है या जिसको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली वो पिछड़ जाएंगे। आज कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि हम तो यूथ हैं, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। कुछ लोग ये मानते हैं कि हमारे तो ये पुराणों में ये लिखा है या हमारे वेदों में ये लिखा है, तो हम तो बहुत महान है। ऐसी बातें नहीं चलती है। वास्तव ये है कि हमारे लोगों को रोजगारी नहीं मिल रही है, यहाँ पर धंधे भी बिछड़ रहे हैं। आप देखिए, ऐसे कई लोग आए जिन्होंने यहाँ पर रियल एस्टेट में बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट किया। अब रियल एस्टेट में 35 से 40% खाली है। ये क्यों होता है? दैट इज द टेस्ट ऑफ इट। टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज इन इट्स ईटिंग, ऐसा कहा जाता है। अगर गुजरात इतना आगे बढ़ गया है तो 35 से 40% खाली क्यों है? लोग क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं है। जो बताया जाता है वो कुछ अलग बात है और वास्तव जो है वो बहुत अलग है। गुजरात का यूथ पिछड़ता जा रहा है और उसकी चेतावनी हर एक के मन में होनी चाहिए। देखो, जब भी ये इस तरह की विकास की बातें होती है, तब सबसे खराब जो प्रभाव होता है वो महिलाओं के ऊपर होता है। जो मैंने शिक्षा की बात कही, उसमें प्राइवेटाइजेशन और ज़्यादा फीस लेने की बात कही, तो पेरेंट्स ये सोचेंगे कि अब बेटी को नहीं पढ़ाना, बेटी को पढ़ा के क्या करेंगे, वो तो शादी ब्याह करके कहीं चली जाएगी, बेटे के ऊपर ज़्यादा खर्च करो। तो हर एक घर में ये असमानता पैदा हो रही है। एक तो ये बात हमें समझनी चाहिए। दूसरा ये है कि स्त्रियों को ज़्यादा काम भी करना पड़ता है, क्योंकि कहती है कि अब तो तू खाली बैठी है, तो अब ये काम कर, वो काम कर, मजदूरी कर, कुछ ना कुछ कमा के लिया। आपने एक बात ये कही कि गुजरात में बहुत सुख शांति है। ऐसा नहीं है। एक ज़माना था जब बहुत सुख शांति रहा करती थी। आज आप देखिए, गुजरात में जो स्त्रियां हैं, युवतियां हैं, उसके ऊपर भी कुछ कम बलात्कार वगैरह नहीं होते हैं।
गुजरात में खेडूत लोग का जो आत्महत्या का दर है वो भी कम नहीं है। पिछले 2 महीने में 60 से ज़्यादा खेडूतों ने आत्महत्या की है। गुजरात में इस साल तो बारिश जल्दी से हुई और अच्छी हुई, वो ईश्वर का हम आभार मानते हैं। बाकी आप देखिए तो गुजरात में पीने का पानी नहीं मिल रहा था। गुजरात में सिंचाई का जिस तरह से एक कायदा बनाया गया है वो तो मानो कि ऐसा है कि पानी खेडूतों को या पशु को नहीं मिलेगा, लेकिन उद्योगों को मिलेगा। ये समस्याएं हैं और उसका सभी का जो बोझ है वो महिलाओं के ऊपर सबके ज़्यादा है, क्योंकि पानी लाने का काम भी महिलाओं को ही करना है। गुजरात के 7000 से ज़्यादा गांव ऐसे हैं जहां अपना पीने के पानी का स्रोत नहीं है और उसके लिए उनको दूर दूर तक जाना पड़ता है। कुछ साल पहले हमने एक अभ्यास किया था, उसमें देखा था कि महिला का शरीर सिर्फ पानी लाने के लिए, पानी ढोना जिसको कहते हैं, दूर से लाना पड़ता है, वो पानी ढोने के लिए 500 से ज़्यादा कैलोरी इस्तेमाल करता है। इतने दूर दूर तक जाके आना पड़ता है, वो पानी भी ठीक से नहीं मिलता है। और उसमें भी जो दलित महिला है उनकी हालत और ख़राब है। गेटवाइजेशन हुआ है यहाँ गुजरात में, मुस्लिम अलग एरिया में रहते हैं, हिंदू अलग एरिया में रहते हैं, मुस्लिम को हिंदू एरिया में स्थान नहीं है। इस तरह की कई बातें हैं और वहाँ की जो स्त्रियाँ हैं उनके हालात भी बहुत ही ख़राब है। वो तो कोई देख के जाके अगर वो उनसे मिले और बात करे तो पता चलेगा कि क्या हो रहा है। तो सब मिला के आप देखें तो गुजरात में विकास की संभावनाएं तो थी, क्योंकि गुजरात तो पहले से ही विकासशील था। आप सिर्फ एक छोटा सा मैं मिसाल आपको दूंगा कि कहा जाता है कि गुजरात में हर एक गांव में बिजली आ गई, तो क्या 2003 या 2002 के बाद ही सब गांव में आई? 2002 के पहले एक भी गांव में बिजली नहीं थी और 2002 के बाद सभी गांव बिजली वाले हो गए, ऐसा हमारा कहना है। वास्तव ये है कि 2002 के बाद शायद 200 से 500 गांवों में ज़्यादा एडिशनल जिसको कहते हैं ऐसे गांवों में बिजली दी, बाकी का तो काम तो हुआ ही था। इस तरह से जो हम कहते हैं कि हमने ये किया, जैसे कि नर्मदा डैम 121 मीटर पर पहुंचा तो आगे किसी ने कुछ किया ही नहीं था। इतने सारे लोगों ने इतना काम किया था तभी गुजरात का डैम इतना बना था। उसी तरह इंडस्ट्रियलाइजेशन में है, उसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर में है। गुजरात के रोड्स पहले से ही अच्छे थे, तो ये कहना कि हमने ही सब किया है वो ठीक नहीं है। गुजरात प्रगतिशील था ही और उसमें से हम तो अब प्रगति की जगह पीछे पड़ रहे हैं। चिंता की बात यह है, गुजरात शिक्षा में काफ़ी आगे था, अब गुजरात शिक्षा में पिछड़ रहा है। इन्वेस्टमेंट में भी काफ़ी आगे था, अब नेट इन्वेस्टमेंट में या FDI में अब देखें गुजरात इतना आगे नहीं है। महाराष्ट्र, कर्नाटका वगैरह राज्य जो है, इवन तमिलनाडु, ऐसे राज्यों में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, या तो कम तो नहीं है। बिहार में भी अच्छा काम हो रहा है। तो इस तरह से कहना वो ठीक है, किसी को कोई इरादे से कोई बात करनी है तो अलग है, उसको तो हम क्या कहें, लेकिन वास्तव जो ये है वो हमने आपको बताया है। सर, देश के लोगों के लिए बहुत ही छोटी 2 मिनट में कोई मैसेज आप देना चाहेंगे कि अगर जो गुजरात का मॉडल है वो देश में अप्लाई हुआ तो क्या होगा? बहुत ही देखिए भाई, अपने देश की जनता में मेरा पूरा विश्वास है, बड़ी समझदार जनता है। कुछ पढ़ी लिखी कम है वो ठीक है, कुछ होशियार कम है वो भी ठीक है, लेकिन एक बात सभी को समझना चाहिए कि हमें, हमारे बच्चों को, हमारे देश को ऐसे मॉडल से क्या लाभ होगा जहां आप खेती नहीं कर पाएंगे, जहां आपके बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, आपकी बेटियां सिर्फ घर काम करके रह जाएगी, उनकी कोई उम्मीदें पूरी नहीं होगी, या तो आपके बच्चे को आगे बढ़ने के कोई चांसेस नहीं होंगे, तो आप क्या करेंगे? सिर्फ इंडस्ट्री से सभी का काम नहीं चलता है। इंडस्ट्री से कुछ लोगों को फ़ायदा ज़रूर होता है और इंडस्ट्री हो तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ कितने लोगों को कैसी आमदनी, कैसी रोजी मिलती है, उनका भविष्य कैसा है, उनका जीवन सुखमय होगा या नहीं, ये सभी सोचने की बात है। अगर आप ठीक से उसको सोचेंगे तो आप समझेंगे कि गुजरात में क्या हो रहा है। अगर आपको ज़्यादा जानकारी भी चाहिए तो इसी तरह से गुजरात में आप देखते रहिए क्या क्या होता है, लोगों को क्या राय है, और फिर आपको इन सभी चीज़ों को आपके वहाँ भी करनी है या नहीं ही करनी है, उसका बड़ा मैच्योर डिसीजन आप लीजिए। किसी के बहावे में या किसी के कहने पर आप आके
इस या उस पार्टी या इस या उस व्यक्ति के कोई जादुई प्रभाव से आप निर्णय न करें तो आपके लिए सही रहेगा, ऐसा मैं मानता हूँ।